अध्याय 3751 अर्स का विस्फोट। वांग टेन की ताकत। कुचला गया। सब लोग, यह आप पर बहुत भारी पड़ा है। 3 नहीं। भीतर से एक अनिच्छुक और क्रोधित गर्जना आई। वह चारों दिशाओं में गूंज उठी और अंतरिक्ष को हिलाकर रख दिया। दुर्भाग्यवश ये सब व्यर्थ था। धमाका। एक जोरदार विस्फोट हुआ। उत्पत्ति के नियमों और प्रकाश की उत्पत्ति की शक्ति के दबाव में काली धुंध अंततः फट गई। श्वेत प्रकाश ने पूरी अंधेरी शक्ति को नष्ट कर दिया। मौन। वहां फिर से सन्नाटा छा गया। जब कई अंधेरे प्रेत प्रतिभाओं ने ये दृश्य देखा तो उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। ज़ारोसा, जो रुवान बनलियान का पीछा कर रही थी, जब उसने ये दृश्य देखा तो डर से भर गई। एक स्वर्ग स्तर का मार्शल योद्धा, जो मंच के शिखर पर भी नहीं था, ऐसी भयानक शक्ति जारी करने में सक्षम था। इस मानव मार्शल योद्धा ने उसे अत्यधिक खतरे का एहसास कराया। वो अब तक ऐसे केवल एक ही व्यक्ति से मिली थी। वो था रक्तपुत्र। उसने सोचा कि ऐसी प्रतिभाएं दुर्लभ हैं। केवल पौराणिक अंधेरे प्रेतों में ही ऐसी राक्षसी प्रतिभा हो सकती है। लेकिन अब उसकी मुलाकात एक दूसरे से हुई, और वो भी एक मानव योद्धा। वो रक्त देवता क्लोन की ओर देखने लगी और उन दोनों की तुलना करने लगी। हालांकि वो नहीं जानती थी कि उसकी नज़र में रक्तपुत्र इस मानव मार्शल योद्धा का एक क्लोन मात्र था। यहां तक कि उसके सामने खड़ा मानव योद्धा भी एक क्लोन मात्र था। वांग टेन का असली रूप तो यहां भी नहीं दिखा। ज़ारोसा अकेला ऐसा नहीं था जिसने ये सोचा था। पिशाच जाति के अन्य प्रतिभाशाली लोग, जैसे जाकिर्स, जासिटाफ, जादोग और कई अन्य, भी यही सोचते थे। ये पहली बार था जब उन्होंने किसी ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को देखा जो रक्तपुत्र के बराबर का था। उनके आश्चर्य का अंदाजा लगाया जा सकता था। बाकी काले प्रेतों के लिए भी यही बात थी। उन्हें लगता था कि पिशाच रक्तपुत्र का होना ही दुर्लभ है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मानव जाति में भी उतना ही प्रतिभाशाली कोई और योद्धा होगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि साहब उसे चाहते थे। यदि यह प्रतिभा निरंतर बढ़ती रही तो वह अंधेरे प्रेतों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। वेई ना, युआन बाय, किन क्वान, बी याओ और स्टेलर अकादमी की अन्य प्रतिभाओं को अचानक थोड़ा अपरिचित महसूस हुआ जब उन्होंने इस परिचित आकृति को देखा। यह आदमी वांग टेंग है। बी याओ ने अपने होंठ हिलाए और महसूस किया कि उसका मुंह सूख रहा है। उसका रोए खड़े हो गए, लेकिन फिर भी उसने आखिर में पूछा, जरूर वही होगा, और कौन इतना राक्षस हो सकता है? वेई ना ने गहरी सांस ली और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, तुम सही कह रहे हो, हमें इस बारे में सोचना चाहिए था। बी याओ ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक उलझन भरी नजर थी और उसने बेकाबू होकर अपना सिर हिलाया। राक्षसी, किन क्वान ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उसने ये देखा, इस दृश्य को देखकर वो टिप्पणी करने से खुद को नहीं रोक सके। जब हम पहली बार उनसे मिले थे तो किसने सोचा था कि यह जूनियर भाई इतनी जल्दी हमसे आगे निकल जाएगा? कितनी डरावनी प्रतिभा है। युआन बाई ने दुख जताया। दरअसल जब उसने शीर्ष 10 में सभी नए खिलाड़ियों को हराया और शीर्ष पर चढ़ने के बाद हमें इस दिन के आने की उम्मीद करनी चाहिए थी। वेई ना ने जटिल भाव से कहा। सब अवाक रह गए। उन्हें मानना पड़ा कि वेई ना सही थी। स्टेलर अकादमी में प्रवेश के बाद वांग टेन के प्रदर्शन के आधार पर वे इस दिन की भविष्यवाणी कर सकते थे। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि यह दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। दूसरी ओर रुवान बानलियान का चेहरा हरा और सफेद हो गया, फिर धीरे धीरे उदास होता गया। धिक्कार है, वह इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? क्या वह ब्रह्मांड स्तर का युद्ध योद्धा नहीं है? वह इतनी जल्दी स्वर्ग लोक में कैसे पहुंच गया और उसके पास इतनी भयानक युद्ध शक्ति कैसे आ गई? ये क्षमता ऐसी नहीं है जो किसी मार्शल योद्धा के पास हो जो अभी अभी स्वर्ग लोक में पहुंचा हो। यह विकृत व्यक्ति है। उसके मन में कई विचार आए। वह लगभग मानसिक रूप से टूट ही गई थी, खासकर जब उसने अभी अभी वांग टेन की भयावह क्षमता देखी। वह बुरी तरह डर गई थी। सबको पता था कि उसकी वांग टेन से नहीं बनती, और जब वांग टेन गायब था तब भी वह नक्षत्र समाज को दबाती रही, जिससे उनका रिश्ता और भी बिगड़ता गया। ये समझौता नामुमकिन था। उसकी भयावह क्षमता को देखने के बाद उसे उसके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए था? अतीत में उसने केवल यू क्यूकियाओ को थप्पड़ मारा था, लेकिन दूसरे पक्ष ने पहले ही उसे बुरी तरह पीट चुका है। उसने औरतों पर जरा भी दया नहीं दिखाई। अब वह उसके साथ कैसा व्यवहार करेगा? क्या वह उसे पीट पीट कर अधमरा नहीं कर देगा? उसे उसकी बेरहमी पर जरा भी शक नहीं था। ये सोचकर वह डर से कांप उठी। उसका पूरा शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा। वो इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर सकी।
ये ठीक था अगर कोई व्यक्ति जो मृत माना जाता था वापस आ गया। जीवन। हालांकि दूसरा पक्ष जीवित और स्वस्थ था और उसकी क्षमताएं बहुत बढ़ गई थीं। ईश्वर जरूर उसके साथ बहुत बड़ा मजाक कर रहा होगा। उसकी क्षमता। गोल्डन ड्रैगन रेस का एडहोगे भी दूसरी तरफ की स्थिति से आकर्षित हुआ। वह गंभीर हो गया। उसने पहले तो इस व्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब उस व्यक्ति में इतनी ताकत थी। क्या वांग टेन की मार्शल आर्ट प्रतिभा भी इतनी शक्तिशाली थी? उसे बुरा लग रहा था। यह एहसास इसलिए नहीं था कि उसे डर था कि वह जीत नहीं पाएगा, बल्कि इसलिए था क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि उसके प्रतिद्वंदी की मार्शल आर्ट प्रतिभा उसकी तुलना में कमतर है। अब मानो हकीकत ने उसे जोरदार तमाचा मारा हो। दर्द, जलन का दर्द। वांग टेन की बाहों में टोंगेन ने अपना सिर उठाया और उसे एकटक घूरने लगी। एक बार फिर उसे ये सब असत्य लगा। एक क्षण के लिए वह स्तब्ध रह गई। उनकी पिछली मुलाकात को कुछ ही समय हुआ था, लेकिन दूसरे पक्ष की क्षमता पहले ही इस स्तर पर पहुंच चुकी थी। उसे लगा कि अब दूसरा पक्ष उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो गया है। उसके दिल में एक अजीब सी अनुभूति उमड़ पड़ी, मानो उसके सामने खड़ा ये लड़का उसका छोटा भाई नहीं, बल्कि उसकी बहन के बराबर की कोई प्रतिभा हो। यह अविश्वसनीय था। आखिरकार जब वह पहली बार वांग टेन से मिली तो वह अभी ब्रह्मांडीय क्षेत्र में आगे बढ़ा था। शुरुआत में उसे अपने ही स्तर के प्रतिभाशाली योद्धाओं ने बहिष्कृत कर दिया था और किंगियान सोसाइटी ने उसे मजबूर किया था। उस समय वह 7वीं तारकीय अकादमी में अभी अपनी शुरुआत कर रहा था। उसने हर जगह दुश्मन बना लिए थे और अकेला था। किसने सोचा होगा कि वह पहले से ही एक दुर्जय योद्धा था जो अपनी रक्षा के लिए खड़ा हो सकता था। यहाँ तक कि ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धाओं को भी उसके साथ सावधानी से पेश आना पड़ता था। पहले और बाद में अंतर बहुत बड़ा था। उसे लग रहा था कि यह व्यक्ति स्टेला अकादमी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन सकता है। एक प्रतीक जिसकी तुलना अकादमी मध्यस्थता संघ के लोगों से नहीं की जा सकती। मेरे सामने कूदने की हिम्मत किसमें है? एक मध्यम दर्जे का शैतान सम्राट। क्या वह मौत की तलाश में नहीं था? इस समय सभी की निगाहों के नीचे वांग टेंग ने शांति से अपनी मुट्ठी घुमाए और शांत स्वर में कहा। वह ऐसा लग रहा था मानो उसने किसी चींटी को कुचलकर मार डाला हो, न कि आलसी धुंध जाति की शीर्ष प्रतिभा को, जो मध्यस्तरीय शैतान सम्राट स्तर के शिखर पर थी। मौन। ये सुनकर सभी लोग अवाक रह गए। कितना घमंडी आदमी है। लेकिन उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि उन्हें ऐसा कहने का अधिकार था। योग्यताहीन लोग यदि ऐसी बातें कहेंगे तो वे स्वयं को मूर्ख ही बनाएंगे। लेकिन अगर कोई सक्षम व्यक्ति ऐसा कहता तो यह आत्मविश्वास और गर्व का प्रदर्शन होता। कई प्रतिभावान लोगों को यह सामान्य बात लगती। वांग टेन को समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या सोच रहे हैं। मध्यम दर्जे के शैतान सम्राट लेजी मिस्ट के काले प्रेत को एक ही मुक्के से मार गिराने के बाद उसने मुड़कर काली धुंध में लिपटे उस इलाके को देखा। खौफना। नक्षत्र समाज के सदस्यों को घेरे हुए निम्न स्तरीय शैतान सम्राट तुरंत डर के मारे पीछे हट गए, मानो किसी भयानक शक्ति ने उन्हें निशाना बनाया हो। उन्हें एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। उन्हें डर था कि कहीं वे मध्यम स्तरीय शैतान सम्राट के नक्शेकदम पर न चल पड़े। एक नज़र ही निम्न स्तरीय शैतान सम्राट के अंधेरे प्रेतों को डराकर भगा देने के लिए पर्याप्त थी। यह उपस्थिति थोड़ी आश्चर्यजनक थी। प्रकाश ब्रह्मांड के मार्शल योद्धाओं ने वांग टेन को सम्मान के साथ देखा। एक स्वर्ग स्तर का मार्शल योद्धा अंधेरे प्रेतों को भयभीत करने में सक्षम था। यह अविश्वसनीय था। यहां तक कि ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा भी ऐसा नहीं कर सकते। ध्यान रहे, ये काली प्रेतात्माएं पागल थीं। इन्हें काली प्रेतों के अलावा किसी भी जीवित प्राणी से शायद ही कभी डर लगता था। ये बात तो सबको पता थी। फिर भी वांग टेन उन्हें डर का एहसास कराने में कामयाब रहे। यह एक दुर्लभ घटना थी। यह आसान नहीं था। बस यही कहा जा सकता है कि वांग टेन ने वो कर दिखाया जो ज्यादातर योद्धा नहीं कर पाए। वो सम्मान के पात्र थे। वांग टेन ने जब निम्न स्तरीय शैतान सम्राट लेजी मिस्ट जैसे काले प्रेतों को हमलों से बचते देखा तो उन्हें नहीं मारा, बल्कि उसने उन्हें तिरस्कार से देखा और अपनी हथेली नीचे कर ली। उसने किसी डोमेन का इस्तेमाल नहीं किया। ये बस एक सामान्य हथेली का निशान था, लेकिन प्रकाश नक्षत्र बल से निर्मित। जब हथेली काली धुंध पर उतरी तो एक भयंकर विस्फोट घटित हुआ। धमाका। घना काला कोहरा उबलते पानी की तरह तेजी से हिलने लगा। हल्की शक्ति के झोंके से वो तेजी से ढह गया। काली धुंध में केवल कुछ ही क्षेत्र ऐसे थे जो आलसी धुंध से ढके नहीं थे। यू किकियाओ और बाकी लोग पीले पड़ गए। उनके शरीर से शक्ति बाहर निकली और नक्षत्र समाज के सदस्यों के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन गया।
उनके शरीर की अधिकांश शक्ति समाप्त हो चुकी थी। उन्होंने अपनी अधिकांश शक्ति अभी अभी काली धुंध को तोड़ने में खर्च की थी। बाद में काली धुंध के आक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए उन्होंने बिना रुके अपनी शक्तियां लगातार जारी रखीं। अगर गोलियों की मदद न होती तो वे मौत का इंतजार कर रहे होते। वे जानते थे कि काली धुंध कितनी डरावनी होती है। अपनी वर्तमान स्थिति के अनुसार एक बार काली धुंध उन्हें छू ले तो वे तुरंत आलसी हो जाएंगे और प्रतिरोध करने की अपनी क्षमता खो देंगे। सभी प्रतिभावान लोग जब इस बारे में सोचे तो थोड़ा निराश हुए। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वे लेजी मिस्ट के इन काले भूतों के चंगुल में फंस जाएंगे। ऐसा लग रहा था कि कोई बच नहीं पाएगा। किस्मत ने उन्हें बेवकूफ बना दिया। मुझे तुम्हें बाहर नहीं लाना चाहिए था, यू किकियाओ ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। तुम क्या कह रहे हो? हालांकि मैं इस तरह मरने को तैयार नहीं हूं, फिर भी हमने मिलकर यह फैसला लिया है। हम तुम्हें कैसे दोष दे सकते हैं? वो यान कहा। यह सही है बहन यू, आपको खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। हमने यह स्वेच्छा से किया। हम देखना चाहते थे कि क्या अंधेरे प्रेत प्रतिभाएं उतनी ही डरावनी होती हैं जितनी अफवाहें बताई जा रही हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सच होगा। यह निराशाजनक है, वेड ने सहजता से कहा। बेवकूफ मोटे, क्या तुम्हें ठीक से बोलना आता है? तुम दूसरों का मनोबल बढ़ा रहे हो जबकि अपना ही बिगाड़ रहे हो। इन काले प्रेतों में क्या खास बात है? अगर मध्यम दर्जे के शैतान सम्राट ने कोई कदम नहीं उठाया होता तो हम भाग खड़े होते, रेनॉल्ड्स ने गुस्से से कहा। हाँ, मुझे ठीक से बोलना नहीं आता। काले भूतों में ऐसी क्या खासियत है? कुछ दशकों बाद मैं फिर से हीरो बनूंगा। मैं उन्हें जरूर मार डालूंगा। वेड ने अपने मुंह पर थपथपाया और ऐसा दिखावा किया जैसे वह हीरो हो। उदार, चलो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी इस छोटी सी क्षमता से सभी काले भूतों को मार सकते हो? तुम्हें कुछ 100 साल और साधना करनी चाहिए। वो यान ने बेकाबू होकर शिकायत की। उनमें से कुछ लोग आपस में मजाक और बहस करने लगे। तनावपूर्ण माहौल थोड़ा कम हो गया। दरअसल उनके जैसे प्रतिभाशाली लोगों के लिए मौत उतनी डरावनी नहीं थी। आखिर जब से उन्होंने मार्शल आर्ट की राह पकड़ी थी तब से ही उन्होंने यह फैसला कर लिया था। अगर उन्हें शिखर पर चढ़ना है तो उन्हें हर तरह के खतरों का सामना करना पड़ेगा। मौत तो तय थी। हालांकि वे इस तरह मरने को तैयार नहीं थे। वे लाखों प्रतिभाओं में एक थे। स्टेला अकादमी जैसी जगह में भी जहां प्रतिभाएं इकट्ठी होती थीं, उनकी बराबरी बहुत कम लोग कर सकते थे। उनके सामने एक लंबा रास्ता था। उनका भविष्य यहीं खत्म नहीं होना चाहिए। अगर वे यहीं मर गए तो कोई भी इसे स्वीकार नहीं करेगा। यहां तक कि यू युनशियान और लू तियान, जो आमतौर पर हर चीज के सामने शांत और स्थिर रहते थे, भी निराश होने से खुद को नहीं रोक सके। हालांकि इस समय उन्हें अचानक महसूस हुआ कि उनके ऊपर काली धुंध फिर से हिंसक रूप से घूम रही है। बाहर से एक जोरदार विस्फोट की आवाज आई। सब लोग हैरान रह गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा। कोई काली धुंध पर हमला कर रहा है। हम अभी भी बच सकते हैं। हम अभी भी बच सकते हैं। नक्षत्र समाज के सदस्यों को होश आ गया। वे बहुत खुश थे। उनकी आंखों में आशा की किरणें चमक रही थीं। यू किकियाओ, ताई बेशा, बाइचुवानलियू, रेनॉल्ड्स, वू यान और कई अन्य प्रतिभाओं ने भी ऊपर देखा। उनके दिलों में आशा की किरण जगी। देखो, यह क्या है? किसी ने अचानक कहा। सबकी नजरें झपक गईं। उन्होंने अपने सिर के ऊपर असामान्यता देखी। घने काले कोहरे में बाहर से एक चमकदार और पवित्र श्वेत प्रकाश का गोला चमक उठा। फिर हाथों की एक जोड़ी की तरह उसने घने काले कोहरे को दूर धकेल दिया और बाहर के खालीपन को प्रकट कर दिया। सबकी आंखों में तपती हुई सफेद रोशनी झलक रही थी। किसी ने पहले कभी महसूस नहीं किया था कि यह रोशनी इतनी चमकदार और पवित्र थी। सब लोग, क्या आप ठीक हैं? इसी समय बाहर से एक परिचित आवाज सुनाई दी। नक्षत्र सोसाइटी के सदस्य दंग रह गए। वे चकित थे। लगता है मैंने बॉस की आवाज सुनी, वेड ने पूछने से पहले झिझकते हुए कहा। उसने सबकी तरफ देखा। ऐसा नहीं था कि उसने ये कहने की हिम्मत नहीं की, बस इतना था कि उनके बॉस के गायब होने के बाद सबने अवचेतन रूप से इस विषय को बंद कर दिया था। उन्होंने चुपचाप स्वीकार किया कि उनके बॉस अभी भी जीवित हैं और किसी को भी इस मामले पर सवाल उठाने या मजाक करने की इजाजत नहीं दी। इसीलिए जब उसने आवाज सुनी तो वह झिझका। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कहना चाहिए या नहीं। आखिरकार जब उन्होंने अचानक इस स्थिति में आवाज सुनी तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या मरने से पहले उन्हें कोई भ्रम हो रहा था। और तो और, उनके सामने जो कुछ भी है वो सब एक भ्रम हो सकता है। ये बस एक भ्रम था जो उन्हें मरने से पहले था।
पवित्र श्वेत प्रकाश अवास्तविक लग रहा था। ये तो वांग टैंग की आवाज लगती है। वो यान ने गहरी सांस ली और सबकी तरफ देखा। यू युनशियान, लू तियान, ताई बेशा और बाकी लोगों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखें चमक रही थीं। वे ऊपर देख रहे थे, उस जानी पहचानी शक्ल को देखने की उम्मीद में। वांग टैंग, यू किकियाओ ने गहरी सांस ली और खुद से बुदबुदाए। तुम सब किसका इंतजार कर रहे हो? क्या तुम सब अंदर ही रहने और कभी बाहर न निकलने की योजना बना रहे हो? जानी पहचानी आवाज ने उन्हें फिर चिढ़ाया। उसी समय उनके सिर के ऊपर का काला कोहरा छंट गया और धीरे धीरे उनके दिलों में एक परिचित आकृति प्रकट हुई। वांग टैंग, ये वास्तव में वांग टैंग है, अध्यक्ष। मालिक। नक्षत्र मंडल से चीखें सुनाई दी। जब उन्होंने उस आकृति को देखा तो आखिरकार उन्हें होश आया। उनके दिलों में अब कोई शक नहीं रहा। उनके चेहरे खुशी से भर गए। ये बंदा। यू किकियाओ ने अपना सिर उठाया और उस जानी पहचानी शक्ल को देखा। उसे थोड़ी जलन हुई। वांग टैंग हवा में खड़ा सबके चेहरे पर देख रहा था। उसे अपराधबोध हुआ और उसने उन पर मुठियां भींच ली। आप सभी को आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। राष्ट्रपति के रूप में वे थोड़े अक्षम थे। इन प्रतिभाओं का जीवन बेहतर होता, चाहे वे किसी भी गुट में शामिल हों। हालांकि उनके लिए उन्होंने नक्षत्र समाज में शामिल होना चुना। अध्यक्ष होने के नाते उनकी देखभाल करना उनकी जिम्मेदारी थी। हालांकि अतीत में वो अभी भी बहुत कमजोर था। वो उनके लिए ज्यादा मौके नहीं बना सकता था या उन्हें ज्यादा सुरक्षा नहीं दे सकता था। उसे खुद पर गर्व नहीं था। वे एक ही बैच के नए छात्र थे, लेकिन वो उन्हें मौका और सुरक्षा देने की योजना बना रहा था। चूंकि उन्होंने उसका अनुसरण करने का फैसला किया था, इसलिए उसे ये जिम्मेदारी उठानी पड़ी। अगर ऐसा न होता तो उसने नक्षत्र समाज की स्थापना ही न की होती। वो ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो सिर्फ लाभ पाना चाहता हो और मेहनत न करना चाहता हो। इतनी अच्छी चीज कैसे हो सकती है? सौभाग्य से अब हालात बदल गए थे। उसकी मार्शल आर्ट की क्षमता में जबरदस्त वृद्धि हुई थी और वह ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धाओं से लड़ने के लिए पर्याप्त थी। यहां तक कि उसका द्वितीयक पेशा भी संत स्तर तक पहुंच गया था। आप कह सकते हैं कि उनके होते हुए नक्षत्र समाज कुछ पुराने गुटों से कमजोर नहीं होगा। हो सकता है कि वे की तुलना में मजबूत। उन्हें वांग टैंग की बातें सुनकर नक्षत्र समाज के सभी लोग चुप हो गए। जैसे जैसे वे उस आकृति को देखते गए, उनकी आंखों में उसकी पहचान और गहरी होती गई। वह आकृति उनके दिलों में गहराई तक उतर गई और उनके चेहरों पर मुस्कान आ गई। एक ही वाक्य से मान्यता प्राप्त की जा सकती है। अतीत में नक्षत्र समाज के प्रतिभाशाली लोग वांग टैंग को उसकी शक्तिशाली क्षमता और अद्भुत प्रतिभा के कारण स्वीकार करते थे। अब यह उसकी अचानक चिंता के कारण था। ऐसा लग रहा था जैसे वे अच्छे दोस्त हों। कोई मनमुटाव नहीं था, कोई अपरिचितता नहीं थी। बस एक अपनापन सा एहसास था, मानो वे पुराने दोस्त हों जो लंबे समय बाद मिले हों और अचानक बहुत खुश हो गए हों। स्वूश स्वूश स्वूश। काली धुंध से कई आकृतियां निकलकर वांग टैंग के पास पहुंची। नक्षत्र मंडल के सदस्य अविश्वास से वांग टैंग को देखने लगे। आखिरकार किसी को भी ऐसा ही महसूस होगा यदि कोई व्यक्ति जो इतने लंबे समय से लापता था, अचानक उसके सामने आ जाए। वांग टैंग ने मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा। वो कुछ नहीं बोला। टोंग एन नक्षत्र समाज की इन प्रतिभाओं के विचारों को समझ सकता था। वे भी ऐसा ही महसूस करते थे। तुम। यू किकियाओ ने कुछ देर तक उसे परखा, फिर अपना मुंह खोला। हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह एक पल के लिए झिझकी, फिर धीमी आवाज में बोली, अच्छा है कि तुम वापस आ गए। अच्छा है कि तुम वापस आ गए। इस साधारण वाक्य ने उसके हृदय की जटिल भावनाओं को उजागर कर दिया। बाकी लोग तो कुछ नहीं बोले, लेकिन उनके चेहरे और आंखों के भाव बता रहे थे कि उनमें भी जटिल भावनाएं थीं। दहाड़। तभी दूर से एक गगनभेदी गर्जना आई। इसने प्रकाश, ब्रह्मांड और अंधकार में प्रेतों की सभी प्रतिभाओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। नक्षत्र सोसाइटी के सदस्यों के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। वे दूर तक देखने लगे। वांग टैंग भी आंखें सिकोड़कर आवाज की दिशा में देखने से खुद को रोक नहीं पाया। जियो जी। ये भयानक दहाड़ शैतानी दिमाग वाले काले प्रेत जियाओ जी से आई थी। रक्त देवता क्लोन के आने के बाद से वांग टैंग को बहुत सी जानकारियां मिल चुकी थीं, जिनमें उसके और काले प्रेतों के बीच की दुश्मनी भी शामिल थी। इसलिए वो डेविल माइंड रेस की शीर्ष प्रतिभा से परिचित था। हालांकि दूसरा पक्ष पहले ही ब्रह्मांडीय प्रकाश तत्व मार्शल योद्धा द्वारा पराजित हो चुका था। अब यह भयानक अंधकार में उतार चढ़ाव क्यों था? सबकी निगाहों के सामने जियो जी का भेड़ सिर वाला शैतान शरीर, जो छिद्रों से भरा हुआ था, टुकड़ों में बिखर गया। धमाका।
भीतर से एक भयानक अंधेरा उतार चढ़ाव उमड़ पड़ा। काली धुंध ने एक बड़े से हिस्से को मत डाला और भर दिया। जब आर्विस ने ये दृश्य देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। दबाव। वो दूसरे पक्ष को अपनी पूरी क्षमता दिखाने का मौका नहीं देना चाहता था। वो अचानक चिल्लाया। धमाका। एक पल में उसके सिर के ऊपर प्रकाश की दुनिया की रूपरेखा उस पर छा गई। उस रूपरेखा से एक झुलसा देने वाली सफेद रोशनी उठी। दुनिया, ऐसा लग रहा था जैसे पूरा ब्रह्मांड प्रकाश के एक विशाल ग्रह में बदल गया हो। वो ब्रह्मांड में प्रकट हुआ। काली धुंध जोर जोर से कंपन करने लगी। इस पवित्र और शक्तिशाली ब्रह्मांड के सामने वह फिर से दबने वाली थी। गर्जन। इसी समय काली धुंध के भीतर से एक भयानक गर्जना आई जिसने हवा को हिला दिया। टकराना। एक जोरदार धमाका हुआ। काली धुंध फट गई और एक विशाल काला पंजा बाहर निकला। वो हमले की ताकत को झेलने में कामयाब रहा। धमाका। आर्विस का ब्रह्मांड हिंसक रूप से कंपन करने लगा और उसे बलपूर्वक रोक दिया गया। अब और नहीं उतर सकता था। उसके चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। वह अविश्वास से उस विशाल काले पंजे को घूरने लगा जो काली धुंध को चीरता हुआ निकल रहा था। वो क्या है? प्रकाश ब्रह्मांड के मार्शल योद्धाओं ने आंखें सिकोड़कर कहा। आश्चर्य में वांग टेन के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। ये शैतानी रूपांतरण नहीं था, लेकिन इसकी आभा असाधारण रूप से शक्तिशाली थी। ये भेड़ सिर वाली शैतान जाति का शरीर बिल्कुल नहीं था। यह एक अलग व्यक्ति जैसा था। रुको, एक अलग व्यक्ति? अचानक वांग टैंग को कुछ समझ आया। काली धुंध में देखते हुए उसकी नजरें चमक उठी। हा, तुमने भाई शियाओ जी को उस शरीर का इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया। दूर से एक शैतानी दिमाग वाली काली प्रेतात्मा ने कान फाड़ देने वाली व्यंग्यात्मक आवाज निकाली। कई लोगों ने उसे देखा और लगा जैसे उन्होंने कुछ सुना हो। वे उत्सुक थे। वो शरीर, क्या ये किसी अन्य जाति का शक्तिशाली निकाय हो सकता है? सबके चेहरे पर गंभीर भाव थे। उस काली आभा से उन्हें अंदाजा हो गया था कि शैतानी दिमाग वाली काली प्रेतात्मा का शरीर कहीं नहीं होना चाहिए। कम करके आंका गया। दबाओ। आर्विस की निगाहें ठंडी पड़ गईं। वो फिर चिल्लाया और एक जोरदार आवाज निकाली। प्रकाश की दुनिया से भयानक शक्ति। दुनिया की शक्ति गूंज उठी और वांग टैंग पर फिर से टूट पड़ी। चाहे वो कोई भी शरीर हो, वो उसके प्रकाश से दब जाएगा। विश्व प्रक्षेपण। धमाका। विशाल काला पंजा भयानक था, लेकिन आर्विस उसे धकेलने में कामयाब रहा। फिर से नीचे, पंजे से जुड़ा हाथ इस तरह मुड़ा हुआ था मानो एक भयानक भार सहन कर रहा था। सबसे डरावनी बात यह थी कि प्रकाश की दुनिया से प्रकाश शक्ति लगातार फूट रही थी, नीचे की अंधकार में शक्ति को शुद्ध करने का प्रयास कर रही थी। प्रकाश शक्ति द्वारा शुद्ध होते ही घने काले कोहरे से फुफकारने जैसी आवाज आ रही थी। विशाल भुजा की सतह पर काला धुआं दिखाई दे रहा था मानो ये जंग खा गया था। भाड़ में जाओ। लेकिन इस समय एक क्रोधित दहाड़ सुनाई दी। टकराना। अगले ही पल एक और विशाल काला पंजा बाहर निकला। काली धुंध और आर्विस के ब्रह्मांड प्रक्षेपण को अवरुद्ध कर दिया। धमाका। दोनों भुजाओं में भयानक शक्ति प्रतीत हो रही थी। वे बलपूर्वक आर्विस की ब्रह्मांड छाया को ऊपर धकेल दिया। नीचे से भयानक काली शक्ति फूट पड़ी। काली धुंध ने मंथन किया हिंसक रूप से और एक भयानक शरीर धीरे धीरे सामने प्रकट हुआ। सब लोग, बाहें, कंधे, सिर, धीरे धीरे एक विशालकाय शरीर दुनिया के सामने प्रकट हुआ। वो सचमुच एक अंधेरे दैत्य जैसा था। वह कैसी उपस्थिति थी? उसका शरीर विशाल था और मांसपेशियां उभरी हुई थीं। उसकी त्वचा काली थी मानो धातु की बनी हो। उसके शरीर पर अजीब सी काली आकृतियां थीं। वह काला, विकृत और दुष्ट था। उसके शरीर से एक अवर्णनीय आभा निकल रही थी। बूम बूम बूम। जैसे ही ये दिखाई दिया, इसके चारों ओर उल्कापिंड और तारामंडल टूटकर हवा में तैरने लगे। संपूर्ण शांति अचानक प्रकट हुई। उस भयावह आकृति को देखकर सभी का दम घुट गया। उनकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। अरे बाप रे! आर्विस को भी बुरा लगा। वो आश्चर्य से उस आकृति को देखने लगा। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि इस शैतानी दिमाग वाले अंधेरे प्रेत का शरीर इतना भयानक होगा। इसका मतलब यह था कि जब उसने भेड़ के सिर वाली शैतान जाति के अंधेरे प्रेत के शरीर का इस्तेमाल उसके साथ लड़ने के लिए किया तो दूसरा पक्ष मजाक कर रहा था। आर्विस के दिल में मूर्ख बनने का अपमान उमड़ आया। वो ब्रह्मांड स्तर का प्रकाश तत्व प्रतिभावान था, इसलिए उसे अंधेरे से डर नहीं लगता था। भूत प्रेत, फिर भी एक शैतानी दिमाग वाले काले भूत ने उसे नीचा दिखाया और अपमानित किया। ये बहुत ज्यादा था। इस समय भयानक काले दानव ने अचानक अपना सिर घुमाया और आर्विस की ओर देखा। धमाका। आर्विस हक्का बक्का रह गया।
उसे लगा जैसे एक अवर्णनीय दुष्टता बाहर निकल रही है, दूसरे पक्ष की आंखों से ओझल होकर उसकी ओर बढ़ रहा है। उस काले दानव के सिर पर केवल एक ही आंख थी, यह विशाल और गहरे लाल रंग का था। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में एक लाल लाल पूर्णिमा का चांद लटक रहा हो। अंतहीन लाल लाल रोशनी उसे घेरे हुए थी। अजीब, अराजक, दुष्ट, अव्यवस्थित। सबसे पहले अरवेज को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। उसकी आत्मा पर ऐसा गहरा आघात हुआ मानो वह अंधेरी शक्ति से दूषित हो जाएगी। हालांकि वह अभी भी एक प्रकाश तत्व ब्रह्मांड स्तरीय प्रतिभा थी, इसलिए उसकी प्रतिभा अत्यंत शक्तिशाली थी। उसके हाव भाव थोड़े बदल गए और उसके शरीर में प्रकाश शक्ति का संचार होने लगा। धमाका! उसके शरीर से एक अत्यंत प्रकाश चेतना फूट पड़ी और उसके पूरे शरीर को अपने में समाहित कर लिया। अंततः वह दुष्ट अंधकार चेतना तितर बितर हो गई। पंत आरवेज भारी सांस लेते हुए उस भयानक काले दानव को आश्चर्य से देख रहा था, लेकिन साथ ही अचानक उनके चारों ओर पीड़ा भरी चीखें गूंज उठीं। कई प्रतिभाशाली योद्धा सिर पकड़कर पागल हो गए। उनकी आंखें लाल हो गई थी और चेहरे विकृत हो गए थे। अब वे इंसान नहीं दिखते थे, उनके चेहरों पर काले निशान दिखाई देने लगे थे, मानो वे दूषित हो गए हों। अरे नहीं! कुछ शक्तिशाली योद्धाओं के चेहरे पर यह दृश्य देखकर घृणा उत्पन्न हो गई। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ, इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता। कई लोग पहले ही इसकी चपेट में आ चुके थे, लेकिन उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता था। यह अजीब बदलाव उस काले दानव की आंखों और नजरों से आया था। इससे बचना नामुमकिन था। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, लेकिन वे समय रहते इससे बच नहीं पाए, खासकर कमजोर योद्धाओं के लिए। एक नजर और वे दूषित हो जाते। कैसे? क्या वे इससे बच सकते थे? वे अपना बचाव बिल्कुल नहीं कर सके। धिक्कार है, यह क्या है? एक ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा ने एक बदसूरत अभिव्यक्ति के साथ पूछा। अदेहोगे, युलेगिन और अन्य शीर्ष प्रतिभाएं उस काले दानव को गंभीरता से घूर रहे थे। उनकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं। यद्यपि वे सभी एक ही स्तर पर थे, फिर भी उस काले दानव द्वारा उत्पन्न उतार चढ़ाव से वे भयभीत थे। हा, शैतानी दिमाग वाले काले प्रेत के मुंह से हंसी की एक गूंज निकली। ये है काला गरुड़। तुमने भाई शियाओ जी को इस शरीर का उपयोग करने के लिए मजबूर किया। तुम मृत्यु चाहते हो। अंधकार में गरुड़, प्रकाश ब्रह्मांड की प्रतिभाएं ये सुनकर चकित रह गईं। उन्होंने पहले कभी इस अंधकार में प्रेत के बारे में नहीं सुना था, लेकिन शैतानी दिमाग वाले अंधेरे प्रेत के स्वर से यह बताना मुश्किल नहीं था कि यह एक भयानक अंधेरा प्रेत था। क्या अंधेरे प्रेतों के बीच ऐसी कोई उपस्थिति थी? प्रकाश ब्रह्मांड की सभी प्रतिभाएं शक्तिशाली गुटों से आई थीं। उन्हें सामान्य योद्धाओं की तुलना में अंधेरे प्रेतों के बारे में ज्यादा जानकारी थी। हालांकि उन्होंने इस जाति के बारे में कभी नहीं सुना था। यह अविश्वसनीय, ये डार्क गरुड़ रेस है। ये सिर्फ प्रकाश ब्रह्मांड की प्रतिभाएं नहीं थीं, यहां तक कि प्रतिभाएं भी। अंधेरे से प्रेत अविश्वास में थे। वे दूर से उस भयानक काले दानव को घूर रहे थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह जीव यहां प्रकट हो सकता है। जियो जी ने डार्क गरुड़ रेस के एक समूह को नियंत्रित करने में कामयाबी हासिल की। वो ऐसा कैसे कर सकता है? डेविल आर्मर रेस की शीर्ष प्रतिभा जिया जिदी ने गहरी सांस ली और आश्चर्य से कहा। अंधकार में गरुड़ जाति, किंवदंतियों में भयानक जाति, ऐसा कहा जाता है कि यह जाति डाकलैंड में पैदा हुई थी। कोई नहीं जानता कि वे कैसे पैदा हुए। हम केवल इतना जानते हैं कि यह जाति है। जियो जी कितना भयानक आदमी है। फैंटास्मा जाति की शीर्ष प्रतिभा हुआन शेनाओ ने खुद से बुदबुदाया। उसकी हरी आंखें हिंसक रूप से फड़क उठीं। ये डरावना है। क्या वह डार्क गरुड़ जाति के बदले से नहीं डरता? लेजी मिस्ट जाति की एक शीर्ष प्रतिभा ने सदमे में कहा। यह जाति रहस्यमय और अत्यंत दुर्लभ है। कौन जानता है कि उसे यह कैसे मिला? डेविल रॉक जाति की एक शीर्ष स्तरीय प्रतिभा का अंधेरा प्रेत कांप उठा। उसका सिर। बाकी पिशाच प्रतिभाएं भी दंग रह गईं। उन्हें काफी समय लगा। होश में आने का समय आ गया था। रक्त देवता क्लोन की ओर मुड़ने से पहले उन्होंने अपनी निगाहें उस अंधेरी प्रेत से हटाने के लिए काफी प्रयास किया। रक्तपुत्र जियो जी से कैसे लड़ सकता था जिसके पास ऐसा भयावह शरीर? लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि रक्त देवता क्लोन का चेहरा बेहद शांत था। बस उसकी आंखें एक अजीब सी रोशनी से झिलमिला रही थीं। अगर वो किसी विशेष शिकार को देख रहा था, शिकार करना। हाँ, उसकी नजर ऐसी थी जैसे उसने कोई शिकार देख लिया हो। पिशाच प्रतिभाएं दंग रह गईं। वे हैरान थे और उन्होंने पाया कि अविश्वसनीय। उन्हें तो ये भी शक हुआ कि वे कुछ देख रहे हैं। उन्होंने पलकें झपकाई और
रक्त देवता क्लोन की निगाहों को आंकना जारी रखा। जैसी कि उम्मीद थी, वो अब भी वैसा ही था। उसने वास्तव में जियोजी को अपना शिकार समझा। सभी पिशाच प्रतिभाएं अवाक थीं। उन्हें नहीं पता था कि वे ये कहना चाहिए कि रक्तपुत्र साहसी या निडर था। क्या इसका कारण ये था कि रक्तपुत्र इस जाति को नहीं जानता था? यह विचार अंधेरे प्रेतों के मन में प्रकट हुआ, जैसे जारोसा, जालानबो और ज़ेनिया। दुर्भाग्य से उन्हें पता नहीं था कि रक्त देवता क्लोन को इस दौड़ में बहुत दिलचस्पी थी। वांग टैंग ने यह भयावह दौड़ पहले भी देखी थी। उन्होंने इसे सेकेंडरी करियर एलायंस की लड़ाई के दौरान देखा था। मुख्यालय, उस समय शैतान देवता ने एक भयानक देवता को बुलाने के लिए डाक वेदी का उपयोग किया। काला दानव। उस समय वांग टेन को समझ नहीं आया कि यह क्या है, लेकिन अब उसे समझ आ गया था। यह डाक गरुड़ जाति का सदस्य था और यह उस गरुड़ से कई गुना ज्यादा भयानक था जिसका इस्तेमाल जियाओजी कर रही थी। इसकी तुलना में जियोजी का शरीर एक बच्चे जैसा था। दूसरों के लिए यह भयावह हो सकता है, लेकिन वांग टैंग के लिए यह महज एक डर था। विशेषता बुलबुले का उत्कृष्ट प्रदाता। यह निर्विवाद था कि डाक गरुड़ जाति अत्यंत दुर्लभ थी। सेकेंडरी करियर अलायंस के मुख्यालय में उन्हें देख पाया था और सोचा था कि उन्हें दोबारा देखना मुश्किल होगा। फिर भी जियोजी ने उसे उनसे दोबारा मिलने दिया। वह उसका शुक्रिया अदा करना चाहता था। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि यह सिर्फ रक्त देवता का क्लोन नहीं था, यहां तक कि वांग भी। टेंग के हल्के क्लोन में दिलचस्पी बढ़ने लगी थी। उनकी निगाहें एक जैसी थीं, मानो उन्होंने कोई दिलचस्प शिकार देख लिया हो। जियाओ जी, जिसने डाक गरुड़ शरीर को सक्रिय कर दिया था, को अचानक ठंड का एहसास हुआ। उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। जियाओ जी ने अपना विशाल सिर घुमाया। उसकी एक लाल आंख तेजी से घूम गई। खून की नसें साफ दिखाई दे रही थीं। यह एक अजीब नजारा था। इस समय अधिकांश योद्धा उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। उन्हें अंधेरे और बुरी शक्तियों से दूषित होने का डर था। केवल शक्तिशाली गुटों के प्रतिभाशाली योद्धा ही उस काले दानव को देखने का साहस कर पाते थे। हालांकि वे केवल उसे ही देखते थे, उसकी एक आंख को नहीं। जियो जी ने अपने आसपास का निरीक्षण किया और शीघ्र ही बुरी मंशा का स्रोत ढूंढ लिया। उसकी विशाल एक आंख वांग टैंग के गोरे क्लोन पर टिकी थी। उसमें छिपी दुर्भावना लगभग स्पष्ट थी। दुर्भाग्य से वांग टेंग पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह बिना कुछ छिपाए दिलचस्पी से दूसरे पक्ष का जायजा लेता रहा। हालांकि नक्षत्र समाज के सदस्य उस नज़र का सामना न कर सके और अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके मन में मौजूद आध्यात्मिक शक्ति ने दुष्ट आध्यात्मिक शक्ति का प्रतिरोध करने के लिए जोरदार मंथन किया। टोंगेन उत्सुक थी और उसने सोचा कि वह अपनी स्वर्गीय शक्ति से नेत्रगोलक को देख सकती है। वह बस उसे देखना चाहती थी, लेकिन नेत्रगोलक के अंदर का दृश्य इतना भयानक था। उसका चेहरा पीला पड़ गया और एक भयानक और दुष्ट आध्यात्मिक उतार चढ़ाव उसके मन पर छा गया। वह लगभग पागल हो गई थी। इसे मत देखो। तभी एक मधुर आवाज उसके कानों में पड़ी। उसे ताजगी का एहसास हुआ। एक सहज और स्वच्छ ऊर्जा उसके मन में ऐसे दौड़ी जैसे कोई गर्म और चौड़ा हाथ उसकी त्वचा को सहला रहा हो। भयावह बुरी आभा बिखर गई और बिना किसी चेतावनी के गायब हो गई। पता लगाना। टोंगेन थोड़ा शर्मा गई। उसने अपना सिर नीचे किया और आंखों के कोने से वांग टैंग के चेहरे पर नजर डाली। तुम मौत की तलाश में हो। काले दानव के मुंह से एक जोरदार दहाड़ निकली। उसने साफ तौर पर भांप लिया था कि दुष्ट इरादे कहां से आ रहे हैं। वो स्वर्ग के स्वामी का मानव योद्धा था। दूसरे पक्ष ने उसकी ओर ऐसे देखा जैसे वो अपने शिकार को देख रहा हो। जियो जी को अपमानित महसूस हुआ। वह अकेला ऐसा व्यक्ति था जो दूसरों को अपना शिकार समझता था। किसी ने भी उसे कभी अपना शिकार नहीं समझा था। और तो और दूसरा पक्ष तो बस एक स्वर्ग प्रभु का मानव योद्धा था। जियाओ जी की नज़र में वो कुछ भी नहीं था। यही असली कारण था कि वह क्रोधित था। जियो जी के अचानक क्रोध ने प्रकाश ब्रह्मांड और अंधेरे प्रेत की प्रतिभाओं को चकित कर दिया। क्या हो रहा था? ये काला दानव आर्विस पर क्यों नहीं चिल्लाया जो उसे दबा रहा था? वो किसी अनजान व्यक्ति पर क्यों चिल्ला रहा था? क्या उसे वांग टैंग से इतनी बड़ी दुश्मनी थी, यहां तक कि आर्विस को भी नहीं पता था कि क्या करना है? पहले तो वह गुस्से से भर गया। उसे लगा कि यह शैतानी दिमाग वाली काली छाया उसे नीचा दिखा रही है। लेकिन जब उसने ये नज़ारा देखा तो उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। जहां वह अपना गुस्सा निकाल सके, किसी कारण से जब से वांग टैंग प्रकट हुआ, उसे यह आभास हो गया कि यह लड़ाई समय समय पर भटक जाएगी। कुछ दूरी पर पिशाच के काले भूत अजीब थे, उनके चेहरे पर भाव थे। उन्होंने वांग टैंग की नज़र देखी और उनके दिलों में भी वैसी ही भावनाएं उभरी।
वे रक्त देवता क्लोन और वान टेन के प्रकाश क्लोन के बीच बारी बारी से नजरें घुमाने से खुद को रोक नहीं पाए। यदि वे एक ही समय पर प्रकट न होते तो कोई भी उनकी तुलना नहीं करता, लेकिन इस समय दोनों एक साथ प्रकट हुए और सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उन पर ध्यान न देना मुश्किल था, खासकर पिशाचों के काले प्रेत। वे पहले से ही रक्त देवता क्लोन पर कड़ी नजर रख रहे थे, इसलिए जब जियाओजी ने वान टेन के प्रकाश क्लोन पर दहाड़ लगाई तो उनका ध्यान उसकी ओर गया। स्वाभाविक रूप से उन्होंने तुरंत समानताएं पहचान ली। हालांकि ये समानता बहुत ही असामान्य थी। वे एक जैसे दिखते थे, लेकिन उनमें अंतर भी था। आखिरकार एक पिशाच जाति का रक्तपुत्र था, जो अंधेरे प्रेतों के बीच शीर्ष प्रतिभा था, जबकि दूसरा प्रकाश ब्रह्मांड की शीर्ष प्रतिभा थी। यदि सभी लोग अपना दिमाग लगा ले, तो भी वे यह नहीं सोच पाएंगे कि वे दोनों एक ही व्यक्ति के क्लोन हैं। हालांकि पिशाच प्रतिभाओं को अब भी यह अजीब लग रहा था। उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी अगर रक्तपुत्र ने शियाओजी को इस तरह देखने की हिम्मत की। आखिरकार उसके पास रक्त देवता की वेदी थी, इसलिए वह उससे डरता नहीं था। उन्हें चिंता थी कि रक्तपुत्र की तुलना जियाओजी से नहीं की जा सकती, लेकिन उन्हें उस पर थोड़ा भरोसा था। हालांकि वे वान टेन के प्रकाश प्रतिरूप को नहीं जानते थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस स्वर्गीय योद्धा को इतना आत्मविश्वास कहां से मिला। कुल मिलाकर उन्होंने नहीं सोचा था कि वान टेन का प्रकाश क्लोन रक्त देवता क्लोन को हरा सकता है। वान टेन के प्रकाश क्लोन को पता ही नहीं था कि सब क्या सोच रहे हैं। उसने शांति से तभी जवाब दिया जब उसने काले दानव की गुस्से भरी दहाड़ सुनी। इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? हिम्मत हो तो आकर मुझे मारो। धमाका। जियाओ जी की आंखों से एक चमकदार लाल रोशनी निकली। वो गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी हथेलियां ऊपर उठा ली। प्रकाश की पूरी दुनिया इस तरह से कांप उठी मानो वो उस अंधेरे दानव की भयानक शक्ति का सामना नहीं कर सकती। उसी समय अंधेरे से भयानक अंधेरी शक्ति निकली। विशालकाय का शरीर ऊपर प्रकाश की दुनिया की रूपरेखा की ओर बढ़ा और मोटी प्रकाश शक्ति से टकरा गया। इस बार प्रकाश की दुनिया से निकली प्रकाश शक्ति को अंधकार की शक्ति ने ऊपर की ओर धकेल दिया। वो सिकुड़ती रही। अंधकार में शक्ति ने उनके चारों ओर के प्रकाश को नष्ट कर दिया। पूरा स्थान अंधकार में हो गया। ऐसा लग रहा था मानो अत्यंत अंधकार में हो गया हो। चारों ओर का सारा प्रकाश अवशोषित हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह काला दानव एक वास्तविक दुनिया को थामे हुए है। अरवेस इतना निराश था कि उसे खून की उल्टी आने लगी। वान टेन के गुस्से का खामियाजा उसे ही क्यों भुगतना पड़ रहा था? यह अनुचित था। हालांकि जियाओ जी को इसकी परवाह नहीं थी। जो भी उसका रास्ता रोकता वो उसे बाहर ले जाता। ये प्रकाश तत्व ब्रह्मांड स्तर की प्रतिभा थी। वही धमाका। अंधकार में बल ने प्रकाश जगत के प्रक्षेपण को मत डाला और उसे नष्ट कर दिया। धिक्कार है। आरवेस के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। उसे यह अविश्वसनीय लगा। उसका प्रकाश विश्व प्रक्षेपण अंधकार में बल द्वारा क्षरित हो रहा था और उसका किनारा बड़े पैमाने पर ढह रहा था। उसे सोचने का भी समय नहीं मिला। उसने अपना प्रकाश बल फिर से छोड़ा और विश्व प्रक्षेपण पर अजीब से प्रकाश के निशान प्रकट हुए। वे जंजीरों की तरह आपस में गुथे हुए थे। स्वूश। हवा में जंजीरों के हिलने की आवाज गूंज रही थी। प्रकाश की दुनिया की छाया एक पवित्र और शक्तिशाली कंपन पैदा कर रही थी। वह चमक रही थी और उस अंधेरे दानव को फिर से दबाना चाहती थी। दुर्भाग्यवश इस बार इसमें सफलता नहीं मिली। गर्जन। एक तेज गर्जना सुनाई दी। उस काले दानव के चारों ओर का काला कोहरा इकट्ठा होकर अजीबोगरीब रूनों में बदल गया। वे जंजीरों में बदल गए और उसके विशाल शरीर के चारों ओर लिपट गए मानो वह किसी चीज को ढो रहा हो। इसकी पीठ पर स्वर्ग और पृथ्वी के नमूने हैं। उसके शरीर से एक भयानक शक्ति फूट पड़ी। उसकी भुजाएं फैल गईं और मांसपेशियां उभर आईं। उसने अपने सिर के ऊपर प्रकाश की दुनिया की रूपरेखा पर बल लगाया। धमाका। दुनिया की परछाई हवा में उठी और दूसरे पक्ष ने उसे जोर से ऊपर उठा लिया। फिर उस काले दानव ने अपनी मुट्ठी भींची और उसे ऊपर की ओर उछाल दिया। एक भयानक काली मुट्ठी का निशान एक काले तारामंडल की तरह निकला। वह ब्रह्मांड में फैल गया। धमाका। एक बहरा कर देने वाला विस्फोट सुना गया। आरवेस के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, मुट्ठी का भयानक काला निशान उसकी प्रकाश की दुनिया की रूपरेखा पर आकर लग गया। ट्रैक ट्रैक ट्रैक। कुछ स्पष्ट चटकने की आवाजें सुनाई दी। प्रकाश की दुनिया की रूपरेखा पर भयानक दरारें दिखाई देने लगीं। चमकदार सफेद रोशनी में एक बड़ा सा छेद दिखाई देने लगा। यह दृश्य अंधेरी शक्ति के क्षरण का परिणाम था। आरवेस चौंक गया। वह हक्का बक्का रह गया।
उसे पता था कि वह काला दानव भयानक है, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना भयानक होगा। उसने एक गहरी सांस ली और उसकी नजरें गंभीर हो गईं। उसने एक गहरी सांस ली और एक जोरदार चाल चलने की तैयारी की। हालांकि इसी समय उसके कान ऐसे हिले जैसे उसने कुछ सुना हो। उसने अचानक वांग टेंग की ओर देखा। वांग टेंग ने उसकी ओर सिर हिलाया। आरवेस की निगाहें टिमटिमा उठीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा और अपनी ब्रह्मांडीय परछाई को पीछे हटने पर काबू पा लिया, ताकि उस काले दानव के हमले से बच सके। मरना। जियाओ जी ने सोचा कि अरवेस अपनी उड़ान के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है और उसके पास अब कोई ताकत नहीं बची है। वह चिल्लाया और अपने विशाल शरीर को नियंत्रित करते हुए अरवेस की ओर झपटा। आरवेस ने उनसे सीधे तौर पर मुकाबला नहीं किया, बल्कि लड़ते हुए वह एक निश्चित दिशा में पीछे हट गया। प्रकाश ब्रह्मांड में शीर्ष प्रतिभाएं कुछ भी नहीं है। उस काले दानव ने अपना विशाल मुंह खोला और भयंकर गर्जना की। यह इतना जोर से था कि हर कोई सुन सकता था। प्रकाश ब्रह्मांड की प्रतिभाएं स्तब्ध थीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आरवेस अचानक पीछे क्यों हट गया। क्या ऐसा हो सकता है कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा नहीं सका, लेकिन अगर वो जीत नहीं भी पाता तो भी उसे भागना नहीं चाहिए था। उसकी शैली। कई प्रतिभाशाली लोग आरवेस को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने उसे कभी किसी शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हुए भागते नहीं देखा था। लेकिन अब ये स्थिति उत्पन्न हो गई थी। यह आश्चर्यजनक था। हा हा हा, ये दृश्य देखकर अंधेरे प्रेत हंस पड़े। हंसी जंगल की आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते सभी काले भूत जोर से हंस पड़े। उनका मजाक लगभग पूरे कमरे में फैल गया। आरवेस का चेहरा काला पड़ गया। उसने ऐसा अपमान कभी नहीं सहा था। वह वांग टेन को गौर से देखता रहा और बिना कुछ कहे पीछे हटता रहा। अंतरिक्ष में एक अजीब सा दृश्य दिखाई दिया। एक काला दानव आरवेस का पीछा कर रहा था और उस पर लगातार हमला कर रहा था। बूम बूम बूम, हवा में धमाकों की गूंज सुनाई दे रही थी। उस काले दानव ने आरवेस पर बार बार मुक्के बरसाए, उसके ब्रह्मांडीय प्रक्षेपण को नष्ट करने की कोशिश में। हालांकि जब आरवेस ने छिपने की कोशिश की तो प्रभाव न्यूनतम था। क्या तुम सिर्फ चकमा देना जानते हो? जियाओ जी अधीर हो रहा था। वह गुस्से में चिल्लाया। आरवेस ने उसकी उपेक्षा की और ज्वलंत उल्कापिंड ग्रह क्षेत्र में आगे बढ़ता रहा। क्या चल रहा है? अदेहोगे, युलगिन और अन्य प्रतिभाओं ने एक दूसरे को देखा। एक और ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। उन्हें समझ नहीं आया कि अरवे क्या कह रहे थे। करना चाहती। इस समय अचानक उनके मन में एक आवाज आई। वे एक क्षण के लिए वे स्तब्ध रह गए, फिर उनकी आंखों में एक तेज चमक उभरी। यह आवाज सिर्फ उनके दिमाग में ही नहीं आई थी, यह आवाज उनके मन में भी आई थी। प्रकाश ब्रह्मांड में सभी प्रतिभाओं के दिमाग। सब लोग दंग रह गए। फिर उन्होंने एक खास दिशा में देखा। ये था वांग टेन का प्रकाश क्लोन। उनकी आंखों में एक तेज चमक दिखाई दी। उनके मन में आशा की एक झलक दिखाई दी। दिल। उसके पास एक बैकअप योजना थी। अरवेस भाग नहीं रहा था, वह रणनीतिक रूप से पीछे हट रहा था। सबके मन में कई विचार आए। वांग टेन के साथ याद दिलाने पर भी वे चुप रहे और फिर से अंधेरे प्रेतों से लड़ने लगे। हालांकि इस बार उन्होंने उन काले प्रेतों से सीधे मुकाबला नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने उनके चारों ओर चक्कर लगाया और ज्वलंत उल्कापिंड ग्रह क्षेत्र में गहराई तक चले गए। अंधेरे प्रेतों ने भी इस समस्या को नोटिस किया। प्रकाश ब्रह्मांड की सभी प्रतिभाएं ज्वलंत उल्कापिंड ग्रहीय क्षेत्र में गहराई तक चली गईं। इसमें कुछ भी गलत नहीं था। वे भागने की कोशिश कर रहे हैं। रक्त देवता क्लोन की आंखें चमक उठीं। उसने दूर भेड़ के सिर वाली शैतानी प्रजाति के काले प्रेत को देखा। दूसरे पक्ष को तुरंत समझ आ गया और वह चिल्लाया, उन्हें भागने मत दो, उनका पीछा करो। एक विशाल शैतान जाति का काला प्रेत गुस्से में दहाड़ा। प्रकाश ब्रह्मांड के प्रतिभाशाली लोगों, तुम भाग नहीं सकते। तुम सब आज यहीं मर जाओगे। दूसरी ओर शैतान पतंगे जाति के अंधेरे प्रेत भी चीख रहे थे। इन तीन अंधकार में प्रेतों के प्रोत्साहन के तहत अन्य अंधकार में प्रेतों ने ज्यादा नहीं सोचा और प्रकाश ब्रह्मांड की प्रतिभाओं का पीछा किया। भागने की कोशिश कर रहे हो? रक्त देवता क्लोन क्रोध में दहाड़ा और चिल्लाया, पिशाचों, उन्हें मार डालो। उसकी ठंडी और उदासीन आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे वह प्रकाश ब्रह्मांड की सभी प्रतिभाओं को नष्ट कर देना चाहता हो। धमाका, धमाका। फिर उसने सीधा हमला किया। एक रक्त लाल पंजे का निशान और एक गहरे लाल मुट्ठी का निशान क्रमशः अडेहोगे और युलगिन की ओर उड़ गया। उसे अच्छा प्रदर्शन करना था। धत्तेरी की। अदेहोगे और युलगिन के हाव भाव थोड़े बदल गए।
रक्तदेव क्लोन को देखते ही उनकी आंखों में एक तेज चमक आ गई। ये पिशाच जैसा काला प्रेत बहुत फिसलन भरा था। अभी जब वे उससे लड़ रहे थे तो वे उससे मार डालना चाहते थे, लेकिन वह हमेशा उनके हमलों से बचता रहा और उनसे आमने सामने नहीं लड़ता था। अब जब उसने उन्हें ज्वलंत उल्कापिंड ग्रह क्षेत्र की गहराइयों में पीछे हटते देखा तो उसने उन पर हमला कर दिया। वह प्लास्टर जैसा था। बैंग बैंग, दोनों ने एक साथ हमला किया और रक्तदेव क्लोन के हमले को नाकाम कर दिया। फिर उन्होंने अपने दिलों में हत्या के इरादे को बलपूर्वक दबा दिया और ज्वलंत उल्कापिंड ग्रह क्षेत्र में और भी गहराई तक पीछे हटते रहे। भागो मत, कायरो, रक्त देवता क्लोन ने हमला करते हुए चिल्लाया। अदेहोगे और युलगिन के चेहरे काले पड़ गए। उनके जैसे ब्रह्मांड स्तरीय प्रतिभाशाली लोगों का उनके गुटों में सम्मान था और वे कभी युद्ध से नहीं डरते थे। फिर भी एक मध्यम स्तरीय शैतान सम्राट पिशाच अंधेरे प्रेत ने उन्हें काय कहा। कितना अपमानजनक। हालांकि अपनी बड़ी योजना के लिए वे जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकते थे। उन्हें जल्द से जल्द ज्वलंत उल्कापिंड ग्रह क्षेत्र में और गहराई तक जाना था। वे इतने निराश हो गए कि उन्हें खून की उल्टी होने लगी। दूसरी ओर ज़ुलोंग ने उसकी बातें सुनकर मुड़कर वांग टेन की ओर देखा। इस बार उसने उसका खंडन नहीं किया। वह चुपचाप ज्वलंत या ग्रह क्षेत्र की गहराइयों में चला गया। गर्जन, उच्च श्रेणी का शैतान सम्राट गुस्से में दहाड़ा और ज़ुलोंग का लगातार पीछा किया। उनके विशाल शरीर आकाश में उड़ रहे थे। यह एक भव्य दृश्य था। विशालकाय शैतान जाति के काले प्रेत के फूले हुए शरीर से एक काला सा तंतु बाहर निकला। वह ज़ुलोंग को फंसाना चाहता था। हालांकि ज़ुलोंग ने उससे लड़ना जारी नहीं रखा। उसका ध्यान ज्वलंत उल्कापिंड ग्रह क्षेत्र में और भी गहराई तक जाने पर था। उसका विशाल शरीर आश्चर्यजनक रूप से फुर्तीला था क्योंकि वह तंतुओं से बच रहा था। वह एक फिसलन भरी मछली की तरह था। वांग टेन के गोरे क्लोन ने एक अजीब से भाव के साथ अपनी नजरें हटा ली। आखिरकार उसे सुकून मिला जब उसने देखा कि सामने वाला अपना अहंकार त्याग कर उसका साथ दे रहा है। उसे डर था कि ज़ुलोंग ये समझ नहीं पाएगा। सौभाग्यवश उस व्यक्ति ने निर्णायक क्षण में गेंद को नहीं गंवाया। बेशक उसने अंदाजा लगा लिया था कि काला प्रेत समझ गया था कि विशाल शैतान जाति का काला प्रेत कितना डरावना है। अभी अभी हुई मारपीट के बाद ज़ुलोंग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। उल्टे उसकी बुरी तरह पिटाई हुई। अगर वे लड़ते रहे तो विशाल शैतान जाति के काले प्रेत को तो नुकसान हो सकता था, लेकिन ज़ुलोंग की हालत और भी बुरी हो जाती। राज्य, वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया और इस बारे में सोचना बंद कर दिया। उसने अपने चारों ओर नजर दौड़ाए और अपनी आध्यात्मिक गति को उस गुण को ग्रहण करने के लिए छोड़ दिया। बुलबुले। दरअसल वह शुरू से ही गुण बुलबुले इकट्ठा करता आ रहा था। सभी प्रकार की शक्ति और आत्मा गुण उसके शरीर में समाहित हो गए थे ताकि वह सरनी तराशना जारी रख सके। अब रून व्यू लगभग पूरा हो चुका था, इसीलिए उसने प्रकाश ब्रह्मांड की प्रतिभाओं को ज्वलंत उल्कापिंड ग्रह क्षेत्र में और भीतर जाने के लिए कहा। अब इन अंधकार में प्रेतों को नरक में भेजने का समय आ गया है। यदि चीजें बहुत लंबे समय तक खींची गईं तो चीजें बदल सकती हैं। उसे अन्य चरों को प्रकट नहीं होने देना चाहिए। उसे इन अंधेरे से छुटकारा पाना होगा। प्रेत जल्दी से। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक गतिशीलता को मुक्त किया और सभी गुणों को ग्रहण किया। युद्ध के मैदान पर बुलबुले। बेशक ये सिर्फ लाइट क्लोन का काम नहीं था, वांग टेन का। अन्य क्लोन अंधेरे में छिप रहे थे और विशेषतः बुलबुले उठा रहे थे। उन्मत्ततापूर्वक जैसे ही बल गुण वांग टेन के शरीर में विलीन हुए, उसके सभी गुण तेजी से बढ़े। बूम बूम बूम। वांग टेन के शरीर में बिना किसी आवाज के लगातार खामोश विस्फोट गूंज रहे थे। रुकना। वांग टेन के भीतर एक अजीब और शक्तिशाली बल उतार चढ़ाव उठा। शरीर तेजी से ऊपर उठ रहा था। राउंड बॉल और आइसीट जब इस दृश्य को देखे तो दंग रह गए। वांग टेन की क्षमता फिर से बढ़ी और तो और उसकी सारी सेनाएं एक साथ उठ खड़ी हुईं। धातु, लकड़ी, पानी, आग, पृथ्वी, हवा, बिजली, जहर, बर्फ, प्रकाश, अंधकार, उन्होंने 11 बलों में से किसी को भी नहीं छोड़ा। दोनों हॉर्न फूटे। उन्हें यह अविश्वसनीय लगा। वांग टेन केवल थोड़े समय के लिए ही स्वर्गलोक में आगे बढ़ा था, लेकिन वह तो पहले ही आगे बढ़ चुका था। उसने ये कैसे किया? वांग टेन को उनके आश्चर्य की परवाह नहीं थी। इस समय उसके शरीर में जो परिवर्तन हो रहे थे वे जबरदस्त थे। ये लड़ाई अब तक लड़ी गई किसी भी लड़ाई से कमजोर नहीं थी। प्रकाश ब्रह्मांड की प्रतिभाएं, साथ ही अंधकार में प्रेत, वांग टेन के लिए महान गुण बुलबुले थे। उन्होंने जितने गुण बुलबुले गिराए, उनकी संख्या आश्चर्यजनक थी।
बेशक अंधेरी शक्ति सबसे ज्यादा प्रबल थी। वह बिना रुके वान तेन के शरीर में घुस गई। वह बहुत प्रभावशाली थी। उसकी मोटी शक्ति शिरोबिंदु थोड़ी सूजी हुई लग रही थी। अगर उसका शरीर इतना शक्तिशाली न होता तो वह उसका सामना नहीं कर पाता। सामान्य मार्शल योद्धा एक बार में इन सभी बलों को अवशोषित करने में सक्षम नहीं होंगे। वान तेन की डार्क कॉन्स्टेलेशन फोर्स स्वर्ग के पहले स्तर से दूसरे स्तर, तीसरे स्तर, चौथे स्तर और फिर 9वें स्तर तक लगातार बढ़ती रही। अंततः वह सिद्ध अवस्था तक पहुंच गई। यह एक बहुत बड़ी छलांग थी। वह प्रारंभिक स्वर्गलोक से स्वर्गलोक के शिखर तक छलांग लगा गया। इसके बारे में सोचकर ही डर लग रहा था। केवल शक्तिशाली गुटों के लोग ही बड़ी मात्रा में संसाधनों का उपयोग करके कम समय में ये छलांग लगाने में सक्षम थे। फिर भी उन्होंने वान तेन की तुलना में बहुत अधिक समय बिताया। एक दिन, बस एक दिन नहीं, ये तो कहा भी जा सकता है कि वो 1 घंटे के अंदर ही आगे बढ़ गया। ये कैसी पागलपन भरी बात थी। यहां तक कि कुछ शाश्वत मंचीय मार्शल योद्धाओं को भी ऐसा होने की उम्मीद नहीं होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि बल को अवशोषित करने के बाद कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। यह ऊर्जा का सबसे शुद्ध रूप था। वान तेन के शरीर में विलीन हो गया और अवशोषित करने के बाद यह उसके बल में बदल गया। अन्य योद्धा, भले ही वे बेदाग क्रिस्टल का इस्तेमाल करते, इतने शुद्ध नहीं हो पाते। उनमें जरूर ऐसी अशुद्धियां होती जिनका पता नहीं लगाया जा सकता। यह अशुद्धि एक साथ बहुत ज्यादा ऊर्जा सोखने के बाद अनियंत्रित रूप से जमा हो गई। यह अगोचर से थोड़ी ज्यादा हो गई, इसलिए इसकी तुलना वान तेन के अवशोषण से नहीं की जा सकती थी। कुछ समय बाद वान तेन के शरीर में डाक नक्षत्र बल शांत हो गया और स्वर्ग भगवान क्षेत्र के सिद्ध चरण में स्थिर हो गया। डार्क कॉन्स्टेलेशन फोर्स 90,000 बटा 90,000 9वां स्तर स्वर्ग क्षेत्र। उसने चेहरे पर कोई भाव लिए बिना विशेषता बोर्ड पर नजर डाली। उसे खुश होने की कोई जल्दी नहीं थी क्योंकि उसकी दूसरी शक्तियां अभी भी बढ़ रही थीं। डार्क कॉन्स्टेलेशन फोर्स के अलावा 5 तत्व नक्षत्र बलों में सबसे अधिक वृद्धि हुई। 5 तत्वों का नक्षत्र बल सबसे आम था, इसलिए सबसे ज्यादा गुण बुलबुले थे। वान तेन को सारे फायदे मिले। धातु नक्षत्र बल 45,000 बटा 60,000 छठे स्तर का स्वर्ग क्षेत्र। लकड़ी नक्षत्र बल 51,000 बटा 60,000 छठे स्तर का स्वर्ग क्षेत्र। जल नक्षत्र बल 62,000 बटा 70,000 7वें स्तर का स्वर्ग क्षेत्र। अग्नि नक्षत्र बल 55,800 बटा 80,000 8वें स्तर का स्वर्ग क्षेत्र। पृथ्वी नक्षत्र बल 53,000 बटा 70,000 7वें स्तर का स्वर्ग क्षेत्र। पांचों तत्वों के सभी गुण स्वर्गीय क्षेत्र में पहुंच चुके थे। वे सभी छठे स्तर से ऊपर थे। उनमें से अग्नि नक्षत्र बल सर्वोच्च था। ये स्वर्गलोक के 8वें स्तर तक पहुंच चुका था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह पहले ही अपने अग्नि नक्षत्र बल को स्वर्गलोक के छठे स्तर तक बढ़ा चुका था। उसके लिए 8वें स्तर तक पहुंचना मुश्किल नहीं था। फिर जल नक्षत्र बल और पृथ्वी नक्षत्र बल थे। वे स्वर्गलोक के 7वें स्तर पर पहुंच गए थे। यह एक तेज उन्नति थी। अंत में वान तेन ने अन्य विशेष बल विशेषताओं पर ध्यान दिया। प्रकाश नक्षत्र बल 35,000 बटा 40,000 चौथे स्तर का स्वर्ग क्षेत्र। नक्षत्र वायु बल 21,000 बटा 40,000 चौथे स्तर का स्वर्ग क्षेत्र। बिजली नक्षत्र बल 32,500 बटा 50,000 5वें स्तर का स्वर्ग क्षेत्र। हिम तारामंडल बल 41,500 बटा 50,000 5वां स्तर का स्वर्ग क्षेत्र। विष तारामंडल बल 31,100 बटा 40,000 चौथा स्तर का स्वर्ग क्षेत्र। इन विशेष बल विशेषताओं में भी जबरदस्त वृद्धि हुई। ये सभी स्वर्ग क्षेत्र के चौथे स्तर और उससे ऊपर थे। इनमें से बिजली और बर्फ विशेषताएं 5वें स्तर पर थीं। उनकी तुलना 5 मूल तत्वों से नहीं की जा सकती थी, लेकिन यह अच्छा था। पर्याप्त। वान तेन की क्षमता में एक और बड़ा बदलाव आया। उसके शरीर में मौजूद शक्ति पहले से कई 100 गुना ज्यादा मोटी हो गई थी। यह उसके लिए अच्छी बात थी। इस मोटी ताकत के साथ वो कुछ शक्तिशाली कौशल निष्पादित कर सकता था। उदाहरण के लिए ब्रह्मांड स्तर की युद्ध तकनीकें और शाश्वत स्तर की लड़ाई। इन तकनीकों के लिए बहुत ज्यादा बल की जरूरत होती है। अगर वान तेन का बल पर्याप्त मजबूत नहीं होता तो वो इन्हें अंजाम नहीं दे पाता। अगर वह इसे लागू भी करता तो भी यह एक दोषपूर्ण उत्पाद होता। इसकी शक्ति इसके वास्तविक स्वरूप से कोसों दूर थी। बेशक उसके द्वारा पहले अपनाई गई ब्रह्मांड स्तरीय और शाश्वत स्तरीय युद्ध तकनीकें भी दोषपूर्ण थीं। उनकी तुलना वास्तविक ब्रह्मांड स्तरीय और शाश्वत स्तरीय युद्ध तकनीकों से नहीं की जा सकती थी। इन युद्ध तकनीकों का नाम मार्शल योद्धा की अवस्था के आधार पर रखा गया था, क्योंकि केवल संबंधित मार्शल योद्धा ही अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग कर सकता था। बल विशेषताओं के अलावा वान तेन को कई आत्मा गुण भी प्राप्त हुए।
गुण, हालांकि वह सिद्ध स्वर्ग लोक में था, इसलिए वह अस्थायी रूप से उसे ऊपर नहीं उठा सकता था। वह केवल अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त कर सकता था। ऊपर, एक पल में उसे लगा कि अब उसका मन विचलित नहीं रहा। उसका पीला चेहरा ठीक हो गया था और वह अपनी चरम अवस्था में लौट आया था। उसे आश्चर्य इस बात पर हुआ कि उसकी आत्मा और शरीर की गहराई से एक सुखद अनुभूति आ रही थी। यह उनकी मूल भाषा में उत्थान के कारण उत्पन्न हुई चरम भावना थी। जीवन और आत्मा की उत्पत्ति के बारे में। जीवन की उत्पत्ति 3,35,500 5 लाख। आत्मा की उत्पत्ति 3,75,000 बटा 50,000। वान टेंग ने गुण सूची पर नजर डाली और भी हैरान रह गया। उसकी आत्मा की उत्पत्ति और जीवन की उत्पत्ति और भी मजबूत हो गई थी। और तो और, उसमें भारी वृद्धि भी हुई थी। उसने अपने गुण पटल पर आए बदलावों को देखा। उसकी आत्मा की उत्पत्ति 400,000 अंक के करीब था। उन्होंने इतनी सारी ओरिजिन ऑफ सोल और ओरिजिन ऑफ लाइफ आने की उम्मीद नहीं की थी इस युद्ध के दौरान, लेकिन इससे उसका दिल और भी भारी हो गया। वह पहले ही बहुत कुछ कर चुका था और अंधेरे प्रेतों को मारने के लिए तैयार था, लेकिन वह इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि उसमें से कोई भी प्रतिभा उसे मार नहीं पाएगी। प्रकाश ब्रह्मांड मर जाएगा, ये तो अवास्तविक था। यह एक युद्ध था, और तो और, यह एक उच्च स्तरीय लड़ाई थी। किसी भी सामान्य जीवन ग्रह पर किसी भी मार्शल योद्धाओं के लिए यह एक आपदा होगी। यही कारण था कि यह युद्ध अनियंत्रित था। मृत्यु अवश्यंभावी थी। वान टैंग केवल मृत्यु दर को न्यूनतम कर सके और अधिकांश को बचा सके। यहां हमेशा के लिए काले भूत प्रेत रहेंगे। स्वूश। अगले ही पल वान टैंग ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। अन्य गुण बुलबुलों को गिने। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति पुनः प्राप्त कर ली थी। अब व्यूह रचना के अंतिम चरण को पूरा करने का समय आ गया था। उसके माथे से अदृश्य कंपन फैल रहे थे। वह अचानक उठा और ज्वलंत उल्कापिंड के विभिन्न भागों की ओर उड़ चला। उसकी आध्यात्मिक गति के प्रभाव में धरती पर और भी अधिक रून प्रकट हुए। वे सघन, जटिल और रहस्यमय थे। पूरा जलता हुआ उल्कापिंड मानो एक रून ग्रह में बदल गया हो। अगर कोई ये दृश्य देखता तो दंग रह जाता। वो चाहते थे कि पूरा ज्वलंत उल्कापिंड ही इसका केंद्र बन जाए। वो चाहता था कि ज्वलंत उल्कापिंड की भयावह ऊर्जा का उपयोग व्यूह रचना के संचालन के लिए किया जाए। राउंड बॉल और आइसीट दंग रह गए। एक ग्रैंडमास्टर स्तर के शिखर पर एक लोहार था, जबकि दूसरा कभी अमर स्तर पर था। वे रून सरणियों से परिचित थे, इसलिए वे जल्दी से समझ गए कि क्या हो रहा है। वान टैंग ने पहले ही पूरे जलते हुए उल्कापिंड पर रनस उकेर दिए थे। चाहे वे कितने भी मूर्ख क्यों ना हो, वे देख पाएंगे। संकट। वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि अगर यह सरणी इतनी भयावह हो जाए तो। सफल हुए। हालांकि चाहे वे कितने भी जिज्ञासु क्यों न हो, उन्होंने वान टेंग को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। उन्हें डर था कि कोई भी आवाज उसे परेशान कर देगी। एक गलती सुधारने के लिए, जब वान टेंग सरणी को तराश रहे थे, तब प्रकाश क्लोन ने नक्षत्र सोसाइटी के सदस्यों को ज्वलंत उल्कापिंड ग्रह क्षेत्र में गहराई तक ले गया। कई अंधेरे प्रेत प्रकाश क्लोन से डरते थे, इसलिए उन्होंने इसे रोकने की हिम्मत नहीं की। शैतान सम्राट के चरम पर एक काला प्रेत उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। सामान्य काला प्रेत अगर उससे लड़ता तो मौत की तलाश में होता। इससे नक्षत्र सोसाइटी के सदस्यों के आसपास एक विशेष दृश्य उत्पन्न हो गया। कोई भी काली परछाई उनके कुछ हजार मीटर के दायरे में आने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। यह एक शून्य जैसा था। मौन। नक्षत्र समाज के सदस्य अवाक रह गए। वे यहां लड़ने आए थे। सारे काले भूत क्यों भाग गए? वे इन अंधेरे प्रेतों से डरते थे, लेकिन प्रतिभावान होने के नाते वे संरक्षित होने के लिए तैयार नहीं थे। कोई जल्दी नहीं है। तुम्हारे दुश्मनों को मारने के लिए बाद में समय होगा। उनके चेहरों पर अजीब से भाव देखकर लाइट क्लोन मुस्कुराया। उसने वॉइस ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया। यू किकियाओ, यू युनशियान और बाकी लोग एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। फिर उन्होंने चुपके से सिर हिलाया। वे पहले से ही जानते थे कि यहाँ एक तुरुप का पत्ता छिपा है, और वान टेंग को भी इसके बारे में कुछ न कुछ जरूर पता था। इसलिए जब उन्होंने उसकी बात सुनी तो उन्होंने उस पर विश्वास करने का फैसला किया। वो ये भी जानने को उत्सुक था कि सौरमंडल के शक्तिशाली योद्धा क्या कर रहे हैं। ड्रैगन प्लेनेट यहाँ तैयारी कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि वान टेंग ही सब कुछ का मास्टरमाइंड था। आखिरकार सबके मन में वान टेंग ही उनका हमउम्र था। इसके अलावा एक व्यक्ति इतने सारे शक्तिशाली अंधेरे प्रेतों का प्रतिरोध कैसे कर पाया? लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे वान टेंग द्वारा सामान्यतः प्रदर्शित की जाने वाली राक्षसीता को भूल गए हैं।
उसके लिए कुछ भी संभव था। ये गोलियां ले लो, ये तुम्हें जल्दी ठीक होने में मदद करेगी। गोरे क्लोन ने सबके पीले चेहरे देखे और कुछ गोलियां निकाली। उसने हाथ हिलाया और गोलियां सबके हाथों में आ गईं। ये गोलियां और दवाइयां वांग टेन के असली रूप द्वारा क्लोनों को दी गई थीं। उसके सभी क्लोनों के पास ये थीं। अगर ये प्रतिभाएं घायल भी हो जाती तो समय रहते ठीक हो जाती। वह सभी लोगों की देखभाल नहीं कर सकता था, लेकिन उसे उन लोगों की सहायता करनी चाहिए जिनसे वह परिचित है। सौभाग्य से उसकी युक्तियां काम आईं। यू किकियाओ और बाकी लोगों को देखकर लग रहा था कि वे काली धुंध से थक गए होंगे। अगर वह थोड़ी देर बाद काम करता तो उनकी लाशें इकट्ठा कर लेता। ये टोंगएन की गलती थी कि उसने उसे पहले याद नहीं दिलाया, वरना वह नक्षत्र समाज के सदस्यों को बचा लेता। यदि टोंगएन को पता होता कि प्रकाश क्लोन किस बारे में शिकायत कर रहा है, तो वह शायद उसे डांटती। अभी जो हुआ उससे वो स्तब्ध थी। क्या यह उसकी गलती थी? यदि किसी को दोषी ठहराया जाना था तो वह भड़काने वाला वांग टैंग था। किसी गुमशुदा इंसान के अचानक सामने आने से कोई भी दंग रह जाएगा, और वो अकेली नहीं थी। उस वक्त तो सब दंग रह गए थे। यदि वह उन्हें बचाने के लिए नहीं आती तो यू किकियाओ और अन्य लोग बदतर स्थिति में होते। वो नक्षत्र सोसाइटी के सदस्यों को तो नहीं बचा सकी, लेकिन वो कुछ समय खरीदने में सफल रही। इस क्षण नक्षत्र समाज के सदस्यों ने गोली वाली दवा देखी और उनकी आंखें चमक उठीं। उन्हें वांग टेन की कीमियागिरी की गहरी समझ थी। वे जिन गोलियों का इस्तेमाल करते थे वे सभी वांग टेन द्वारा बनाई गई थीं और उनके प्रभाव अद्भुत थे। वे स्टेलर अकादमी के महारथी कीमियागरों द्वारा बनाई गई गोलियों से कई गुना बेहतर थीं। एक भी गोली खरीदना मुश्किल था। अकादमी के दूसरे गुट हमेशा शिकायत करते रहते थे, खासकर वांग टेन के गायब होने के बाद। उनमें से कई लोग खुश हो रहे थे, लेकिन नक्षत्र समाज के सदस्यों को पता था कि वे बस ईर्ष्या। ऊपर से तो वे उसे तिरस्कार से देखते थे, लेकिन अंधेरे में वे बॉस से बनवाए गोली पाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे थे। ईर्ष्या न होती तो और क्या होती। दुर्भाग्य से जो लोग नक्षत्र समाज में शामिल हो सकते थे उन सभी की जांच यू किकियाओ द्वारा की जाती थी। वे अपनी गोलियां नहीं बेचते थे। और नक्षत्र समाज के सदस्यों के पास तो अपने लिए भी पर्याप्त नहीं था। वे गोलियां क्यों बेचेंगे? वे बेवकूफ नहीं थे। इस प्रकार बाहरी लोग केवल लार टपका सकते थे। नक्षत्र सोसाइटी के सदस्यों ने ताजगी महसूस की। उन्हें लगा कि श्रेष्ठता की भावना, ये नक्षत्र सोसाइटी का सदस्य होने से पैदा हुई श्रेष्ठता की भावना थी। इससे अप्रत्यक्ष रूप से नक्षत्र समाज के प्रति सभी की मान्यता और उनकी एकता और भी मजबूत हुई। खासकर वांग टेन के साथ वर्गीय संत बनने के बाद उनकी एकता और भी मजबूत हो गई। ये जानते हुए भी कि वांग टेन गायब है, सभी डटे रहे। उन्हें पता था कि जब तक वांग टेन जीवित है, नक्षत्र समाज गौरवशाली और चकाचौंध भरा रहेगा। वे सभी वांग टैंग के वापस आने का इंतजार कर रहे थे। जो कोई भी नक्षत्र समाज में प्रवेश कर सकता था, वह इस छोटी सी परीक्षा में सफल हो सकता था। जो नहीं कर पाता उसे बाहर निकाल दिया जाता। यू किकियाओ द्वारा आउट। नक्षत्र सोसाइटी निस्संदेह पहले से अधिक एकजुट थी। नक्षत्र समाज के सदस्यों ने गोलियां खाने के तुरंत बाद अपने शरीर की कमजोरी गायब होते महसूस की। यहां तक कि कुछ घायल लोग भी गोलियां खाने के बाद काफी ठीक हो गए। गोलियों का असर पहले की तरह ही विश्वसनीय था। हल्के क्लोन ने भीड़ को देखा और अचानक भौहें सिकोड़ ली। उसने ठीक किया। उसकी नजर एक योद्धा पर पड़ी। तुम्हारे ऊपर अभी भी लेजी मिस्ट का काला साया है। उसने ताई बेईशा की ओर देखा और कहा, मुझे मध्यम स्तर के शैतान सम्राट लेजी मिस्ट के अंधेरे प्रेत ने मारा है। ताई बेईशा ने सिर हिलाया। वह एक प्रकाश तत्व वाली योद्धा थी, लेकिन वह केवल ब्रह्मांडीय क्षेत्र में थी। वह घायल भी थी, इसलिए वह अपने शरीर में मौजूद आलसी धुंध को हटा नहीं सकती थी। वह उसे केवल बलपूर्वक दबा सकती थी। वह अभी तक ठीक थी, लेकिन यदि वह बहुत लंबे समय तक ऐसे ही रही तो वह निश्चित रूप से आलसी धुंध की शक्ति से नष्ट हो जाएगी।